66 वर्षीय अजित पवार का 28 जनवरी को सुबह पौने 9 बजे बारामती एयरपोर्ट के पास विमान क्रैश में निधन हो गया। वे 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के लिए बारामती में होने वाली सार्वजनिक बैठकों में जा रहे थे। ये स्थानीय निकाय चुनाव इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे क्योंकि शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी दोनों ने इन चुनावों में एक होकर घड़ी के चुनाव चिन्ह के तहत लड़ने का फैसला किया था। अभी जो यथास्थिति है उसे देखकर तो लगता है कि स्वर्गीय श्री अजित पवार की एनसीपी का एक और विभाजन होगा, जिसमें से कई विधायक शरद पवार के साथ जाएंगे और बाकी सुनेत्रा पवार के साथ रहेंगे, जो आगे एनसीपी की कमान संभालेंगे। इसके मायने यह हैं कि महाविकास अघाड़ी दल को 15 से 20 सीटों का फायदा जरूर होगा। ये वे सीटें हैं जो पश्चिम महाराष्ट्र से आती हैं, जिसे शुगर बेल्ट भी कहा जाता है, जहां आमतौर पर यह माना जाता है कि शरद पवार के साथ विश्वासघात अजित पवार ने 2.5-3 साल पहले किया था। इन निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों और मुसलमानों की भी काफ़ी बड़ी आबादी है, जिनके वोट महायुति गठबंधन और अजित पवार की एनसीपी को स्वयं अजित पवार के सेक्युलर चेहरे की बदौलत मिलते रहे। अब जब अजित पवार का आकस्मिक देहांत हो गया है, तो एनसीपी और महायुति में एक मराठी सेक्युलर चेहरे का अभाव पैदा हो गया है। ऐसे चेहरे की ज़रूरत जितनी एनसीपी के विधायकों को थी, उतनी ही बीजेपी को भी थी, क्योंकि ऐसी सीटों पर और पूरे महाराष्ट्र में भी दलितों और कुछ हद तक मुसलमानों के वोट पिछले चुनावों में अजित पवार की बदौलत ही बीजेपी को मिलते रहे। लेकिन अभी भी एनसीपी के विधायकों का एक बड़ा हिस्सा शरद पवार के साथ नहीं जाएगा, भले ही वे अजित पवार की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही शरद पवार को छोड़कर महायुति गठबंधन का हिस्सा क्यों न बने हों। इसका कारण यह है कि ऐसे कई विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और हम सब जानते हैं कि अजित पवार जी भी ऐसे आरोपों से घिरे रहे हैं। यह भी माना जाता है कि बीजेपी की महायुति के साथ आने पर अजित पवार और उनके ऐसे कई नेताओं को राहत मिली। क्या एनसीपी की टॉप लीडरशिप शरद पवार के साथ जाएगी? एनसीपी की टॉप लीडरशिप की ज़रूरत बीजेपी और महायुति को भी बहुत है। एनसीपी की कमान अब अजित पवार जी की पत्नी सुनेत्रा पवार के हाथों में होगी, जो एनसीपी की राज्यसभा से सांसद हैं। लेकिन अजित पवार के निधन के बाद उनकी विधानसभा सीट के खाली हो जाने पर सुनेत्रा पवार का उपचुनाव लड़ना ज़रूरी है, अगर वे लंबे समय तक एनसीपी की कमान अपने पास रखना चाहती हैं। लेकिन अजित पवार के सेक्युलर और मराठी मानुस चेहरे के ना होने के कारण पश्चिम महाराष्ट्र के 15 से 20 विधायकों का शरद पवार के साथ जाना बहुत मुमकिन लगता है, अगर दोनों एनसीपी का पुनः विलय आपस में नहीं होता। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इन सीटों पर मुस्लिम और दलित वोटरों की काफ़ी आबादी है और वे सिर्फ अजित पवार की वजह से ही महायुति से जुड़े रहे। लेकिन क्या दोनों एनसीपी का आपस में कोई औपचारिक विलय होगा? लगता तो नहीं। छगन भुजबल हों, प्रफुल्ल पटेल हों या कटकटे हों, ये अजित पवार की एनसीपी की टॉप लीडरशिप हैं। यह भी सच है कि अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार का अपनी पार्टी पर पहले से ही नियंत्रण रहा है। लेकिन सुनेत्रा पवार को इन तीनों नेताओं की ज़रूरत है और इन तीनों नेताओं को भी महायुति की ज़रूरत है। क्योंकि अगर दोनों एनसीपी का विलय होता है तो शरद पवार और सुप्रिया सुले के रहते और अजित पवार के ना रहने की स्थिति में इन तीनों नेताओं और स्वयं सुनेत्र पवार का उस एनसीपी में कितना वजूद बचेगा, जिसके सर्वे सर्वा खुद शरद पवार ने सुनेत्र महाजन को कभी बाहरी कहा था। यह भी जानने योग्य है कि अजित पवार की एनसीपी को सुप्रिया सुले की राजनीति पसंद नहीं आती है। और क्या ये नेता बाकी विधायकों के साथ विपक्ष में बैठना चाहेंगे? वहीं बीजेपी को भी इनकी उतनी ही ज़रूरत है। भले ही उसके पास चुनावी आंकड़े हों, लेकिन अजित पवार जैसे शांत और अपनी सीमाओं में रहने वाले नेता की गैर मौजूदगी में अब एकनाथ शिंदे को मजबूती मिलेगी। शिंदे काफ़ी क्रांतिकारी स्वभाव के हैं और देवेंद्र फडणवीस को यह मंजूर होना मुश्किल है। और हाँ, सुनेत्रा पवार की एनसीपी से ज़्यादा ज़रूरत शरद पवार की एनसीपी को इस विलय की है और इसी वजह से अजित पवार की आखिरी इच्छा के तौर पर यह विलय की मांग वहीं से भी उठ रही है। लेकिन क्या शरद पवार महायुति का हिस्सा बनना चाहेंगे, जबकि महायुति की राजनीति हिंदुत्व आधारित है? क्या वे अपनी लंबी राजनीतिक धारा के विपरीत जाएंगे और
अगर जाएँगे तो कितने समय तक? इन सभी कारणों से लगता नहीं कि एनसीपी के दोनों गुटों का एक हो पाना संभव है, लेकिन हाँ, अजित पवार के जाने के बाद महायुति को राजनीतिक और चुनावी समीकरणों के लिहाज से नुकसान होता नज़र ज़रूर आता है। लेकिन जल्द ही होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में दोनों एनसीपी साथ लड़ने वाली हैं और यह फैसला 2.5 महीने की बातचीत के बाद लिया गया। इस बातचीत का हिस्सा स्वयं अजित पवार भी थे। पश्चिम महाराष्ट्र हमेशा से अविभाजित एनसीपी की पकड़ में रहा है। यह वही इलाका है जहां बड़े स्तर पर चीनी का उत्पादन होता है। इसी क्षेत्र में हाल ही में हुए कॉरपोरेशन के चुनावों में बीजेपी ने पुणे और पिंपरी चिंदवाड़ में जीत हासिल की है, जिससे यह साफ होता है कि बीजेपी धीरे-धीरे अपने बलबूते महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। तो इस लिहाज से सुनेत्रा पवार को लग सकता है कि शायद शरद पवार के साथ जाना बेहतर होगा, भले ही उनका और उनके गुट का कद छोटा हो जाए। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा जोखिम ले सकती है? भले ही 144 की बहुमत संख्या के साथ महायुति एनसीपी के 51 विधायकों के जाने के बाद भी कहीं ऊपर रहे, लेकिन तब उसे पूरी तरह एकनाथ शिंदे के भरोसे रहना होगा, जिन्हें नियंत्रित रखने में अजित पवार का बड़ा हाथ था। और वैसे भी अजित पवार के बिना एनसीपी की वह सेक्युलर छवि जो बीजेपी के महायुति गठबंधन को मिलती थी, अब नहीं रहेगी। वहीं अगर दोनों एनसीपी साथ आती हैं तो न सिर्फ वे सीधे तौर पर बीजेपी को महाराष्ट्र में अपनी जड़ें मजबूत करने से रोक सकती हैं, बल्कि 91 विधायकों के साथ उनकी निर्भरता उद्धव गुट और कांग्रेस पर भी 2029 के चुनावों की ओर बढ़ते हुए लगभग ना के बराबर हो जाएगी। अब इन दोनों सूरते हाल को देखने के बाद लगता है कि शायद स्थिति फिलहाल के लिए जैसी है वैसी ही बनी रहे और आगे कुछ भी बड़ा ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा अजित पवार की एनसीपी के कुछ विधायक टूटकर महाअघाड़ी में शामिल हो जाएं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और सुनेत्रा पवार के लिए सबसे ज़रूरी है उन 41 विधायकों को साथ में जोड़कर रखना, जिनके लिए अब अजित पवार के जाने के बाद शरद पवार एक बड़ा चेहरा बन गए हैं। फडणवीस के लिए सुनेत्रा पवार और उनकी एनसीपी बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि अजित पवार के चेहरे ने ही बीजेपी और महायुति को महाराष्ट्र में एक ब्राह्मणवादी पार्टी की छवि से बाहर निकाला और पूरे महाराष्ट्र में यह संदेश दिया कि इस संगठन में मराठियों को भी शक्ति और नियंत्रण प्राप्त है। इसके अलावा मराठा जो ज़्यादातर क्षत्रिय समाज से आते हैं और मुख्यतः एनसीपी कांग्रेस को वोट देते आए थे, और वहीं ओबीसी समाज जो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, इन दोनों समाजों के बीच आरक्षण को लेकर एक टकराव रहा है। अजित पवार के होने से ओबीसी और मराठाओं का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा समय में वोट बैंक के तौर पर महायुति के साथ बना रहा। फिलहाल बहुत कुछ है कहने और समझने के लिए, लेकिन खोने के लिए सबके पास कुछ ना कुछ है, जबकि बीजेपी के पास पाने के लिए अभी कुछ खास नहीं है। इसका कारण यह है कि मौजूदा समीकरणों में बीजेपी सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है, चाहे वह महायुति के साथ हो या अकेले। साथ देने के लिए शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय व ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। नमस्कार।